हेलो एवरीवन। तो आज क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। उन्होंने क्या किया, वो एक बार कॉर्क के स्लाइस को, पतले से स्लाइस को एग्जामिन कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि जो कॉर्क की स्ट्रक्चर है वो एक हनीकॉम्ब के जैसी है, जिसके अंदर बहुत ही छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स थे। और कॉर्क एक सब्सटेंस होता है जो कहाँ से आता है, वो ट्री के बार्क से आता है। तो 1665 की बात है, जब हुक ने, जो रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने चांस ऑब्जर्वेशन किया। उन्होंने खुद मतलब खुद द्वारा बनाए गए अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से उन्होंने इस चीज को देखा। तो उन्होंने, रॉबर्ट हुक ने उन बॉक्स को क्या बोला, सेल बोला। और सेल के लिए एक लैटिन वर्ड होता है, उसको क्या बोलते हैं, लिटिल रूम। मतलब सेल को लैटिन वर्ड में क्या बोल सकते हैं, लिटिल रूम बोल सकते हैं। तो उसके बाद अगर हम फोर्सेप्स लें, एक पेयर ऑफ फोर्सेप्स से हम क्या कर सकते हैं, जो स्किन होती है किसकी, अनियन की स्किन होती है, जिस स्किन को क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। तो उसको अगर हमें रिमूव करना है ताकि माइक्रोस्कोप के अंदर देख सके कि अनियन की सेल कैसे दिखाई देती है, तो हम उसको रिमूव करेंगे, स्किन को, उसके एपिडर्मिस को। कहाँ से, कनकेव साइड से, मतलब जो इनर लेयर है अनियन की, वहां से करेंगे। तो हम जो सेल होती है, किसकी सेल, अनियन की सेल होती है, उसको हम कैसे देख सकते हैं, स्टेन करके। और किस सॉल्यूशन से स्टेन करते हैं, हम सेफ्रोनिल सॉल्यूशन से स्टेन करते हैं। फिर उसके बाद हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि उसकी सेल्स कैसी होती है। तो अनियन पील की सेल्स कुछ ऐसे दिखाई देती हैं। ये देखिए सेल्स दी हुई हैं, और ये जो बीच में जो दिया हुआ है, राउंड राउंड, कभी राउंड होता है कभी ओवल होता है, न्यूक्लियस बोलते हैं इसको। अनियन बल्ब्स ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर्स विजिबल अंडर अ माइक्रोस्कोप। अनियन जो होती है, मतलब जो प्याज होती है, वो कैसी भी दिखने में, मतलब साइज बड़ा हो छोटा हो, बट उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो जो स्ट्रक्चर होती है बिल्कुल सेम दिखाई देती है। बिल्कुल सेम, भले ही वो साइज मतलब कहीं से भी आई हो अनियन, उसका जो साइज होगा, सेल्स के साइज होंगे, सेम ही दिखाई देते हैं। नॉट ओनली अनियन, सिर्फ प्याज ही नहीं, जो भी जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं हम ऑब्जर्व करते हैं, वो सारे किससे बने होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं। इवन हम लोग भी सेल से बने हुए होते हैं। ऐसी सेल्स भी होती है, सिंगल सेल्स जो होती है, जो खुद भी जी सकती है, मतलब उन्हें किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती, वो यूनिसेलुलर होते हुए भी जीवित रह सकती हैं। तो सेल को पहली बार किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। कब, 1665 में। उन्होंने ऑब्जर्व किया था सेल्स को, जो कॉर्क के अंदर सेल्स होती हैं, किसके हेल्प से, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, मतलब पहले जमाने माइक्रोस्कोप जो हुआ करते थे, प्री मतलब पुराने टाइप के माइक्रोस्कोप, उनसे उन्होंने ऑब्जर्व किया था। फिर आए साइंटिस्ट ल्यूवन हॉक। उन्होंने 1674 में एक माइक्रोस्कोप इन्होंने अपने बनाया था, खुद इम्प्रूव माइक्रोस्कोप। उन्होंने क्या डिस्कवर किया, फ्री लिविंग सेल को, वो भी कहाँ पर, पॉन्ड वाटर में, पहली बार। किसने, एंटोन वन ल्यूवन हॉक ने। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसको डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। फिर पुरकिंजी आए, उन्होंने 1839 में प्रोटोप्लाज्मिक टर्म दिया था। किसके लिए टर्म दिया था, जो सेल के अंदर जितना भी फ्लूइड सब्सटेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। देन सेल थ्योरी क्या होती है, कि जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो सेल से बने होते हैं। जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो सेल से बने होते हैं, और जो सेल्स होती है वो बेसिक यूनिट होती है लाइफ की। तो इसको किसने प्रेजेंट किया था, टू बायोलॉजिस्ट थे, शील्डिन एंड स्वान। उन्होंने इसको प्रेजेंट किया था सेल थ्योरी को। तो सेल थ्योरी को आगे किसने एक्सपेंड किया, वर्चाउ 1855 में उन्होंने उसको एक्सपेंड किया था, सजेस्ट किया था कि जितनी भी सेल्स होती हैं वो कहाँ से अराइज होती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब जो पुरानी सेल्स है उसी से न्यू सेल्स बनती है। उसके बाद डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के 1940 में। इसके बाद जब डिस्कवरी हो गई थी तो पॉसिबल हो गया था ऑब्जर्व करना और अंडरस्टैंड मतलब कि समझना कि नेचर कैसा होता है सेल का, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, उसके बाद अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। किसकी वजह से किसकी वजह से ये मतलब पता चल पाया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वजह से। ऐसा भी पॉसिबल है कि एक सिंगल सेल पूरा ऑर्गेनिज्म को बना दे, जैसे कि अमीबा हो गया, क्लेमाडोमोनास हो गया, पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया। तो इनके अंदर सिर्फ एक सिंगल सेल होती है, इसलिए इस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब, यूनि मतलब होता है सिंगल। और कई बार क्या होता है कि बहुत सारी सेल्स एक साथ मिलकर एक सिंगल बॉडी बनाती है और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है, जो होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। उसके अंदर मतलब बहुत सारी सेल्स, जैसे कि फंजाई हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, जैसे हम भी हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स होती हैं। तो कुछ सेल्स एक जैसा फंक्शन करती है, कुछ सेल्स एक जैसा फंक्शन करती है, इसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो जो जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो सेल्स होती है वो कहाँ से, सिंगल सेल से ही, तो बहुत सारी सिंगल सेल है, सिंगल सेल से तो बहुत सारी सेल बनती है, तो मल्टी सेलुलर हो गए वो। सेल्स डिवाइड करती हैं, सेल्स डिवाइड कर करके और सेल्स बनाती हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सेल्स होती हैं पुरानी सेल से ही आती है, पुरानी सेल से ही मिलकर बनती है न्यू सेल्स जो होती हैं।
कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, सेल्स डिफरेंट काइंड्स की भी हो सकती हैं। जैसे देखिए स्ट्रक्चर देखिए, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर जब डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होती है उसकी स्ट्रक्चर, जैसे स्मूथ मसल सेल है, ये ब्लड सेल है, ये लंबी वाली नर्व सेल है, ये फैट सेल है, ये बोन सेल, स्पर्म एंड ओवम। जो शेप और साइज होता है सेल्स का, वो रिलेट करता है कि वो क्या परफॉर्म करने वाले, क्या फंक्शन परफॉर्म करने वाले हैं। कुछ सेल्स होती है जैसे अमीबा होती है, वो शेप को चेंज कर सकती है, और कुछ में क्या होता है कि सेल्स की जो शेप होती है वो फिक्स भी हो सकती है कि ऐसी ही शेप रहेगी। जैसे कि नर्व सेल्स है, नर्व सेल जो होती है ये वाली, इसकी टिपिकल शेप है कि इसकी शेप ऐसी ही रहेगी। हमें पता है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है। जैसे हम लोग हैं, उनमें डिवीजन ऑफ लेबर है कि जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो खाना पचाने में ही हेल्प करेगा, एक्सक्रीशन है वो हमारी बॉडी में, मतलब हमें पूप और पी करने में ही हेल्प करेगा। ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स बने हुए हैं हमारी बॉडी में जिससे वो हेल्प करते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर हार्ट होता है ब्लड को पंप करने के लिए, स्टमक होता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, ऐसे ही बहुत सारे हमारी बॉडी में पार्ट्स होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। तो जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो सिंगल सेल के अंदर भी देखा गया है, ये नहीं सिर्फ मल्टी सेलुलर के अंदर ही डिवीजन ऑफ लेबर होता है, सिंगल सेल के अंदर भी डिवीजन ऑफ लेबर होता है। In fact, each such cell has got certain specific components within it known as cell organelles. हर एक सेल के अंदर कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। सेल के अंदर जो जो चीजें पाई जाती है सेल के अंदर, उनको सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। जो हर तरीके का सेल ऑर्गेनल है उसका स्पेशल फंक्शन होता है, जैसे कि कोई न्यू मटेरियल बनाएगा, कोई वेस्ट मटेरियल को रिमूव करेगा, ऐसे करके। A cell is able to live and perform all its function because of its organelles. जो सेल है उनके अंदर जो ऑर्गेनल होते हैं सेल के अंदर, उसी की वजह से वो सेल जीवित रह सकती है, सारे सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है। तो जितने भी ऑर्गेनल्स है सारे मिलकर बेसिक यूनिट बनाते हैं, उसको हम सेल बोलते हैं। हमें पता चलेगा इस चीज़ के बारे में, जितनी भी सेल्स होती हैं उनके अंदर सेम ऑर्गेनल्स होते हैं। वो मैटर नहीं करता है कि उनके फंक्शन क्या है और वो किस ऑर्गेनल्स के अंदर पाए जाते हैं। तो जितनी भी सेल्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है, सेम ऑर्गेनल्स होते हैं। अगर हम सेल को स्टडी करेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर तो हम देखेंगे 3 फीचर्स होते हैं हर सेल के अंदर। क्या क्या फीचर्स होते हैं, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा। जितनी भी एक्टिविटी सेल के अंदर होती है और सेल का जो इंटरेक्शन होता है एनवायरनमेंट के साथ, इसी की वजह से हो सकती है, क्योंकि सेल के अंदर ये 3 फीचर्स प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको जिसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, ये सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जो सेल के अंदर के जो कंटेंट होते हैं, मतलब सेल के अंदर जो जो मटेरियल है उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करके रखता है। क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो परमिट करता है कि एंट्री होगी किसी मटेरियल की या नहीं होगी। अगर कोई मटेरियल सेफ नहीं है सेल के लिए, अंदर सेल के लिए, तो वो मना कर देगा कि भाई अंदर नहीं आना है। तो मतलब ऐसा होता है कि अंदर नहीं आना है, तो इसलिए इसको बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिबल मेम्ब्रेन। मतलब सेलेक्टिव चीजों को ही ये अंदर आना अलाउ करता है, सेलेक्टिव चीजें ही बाहर जा सकती है। कुछ सब्सटेंस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, ऑक्सीजन हो गए, ये सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव कर सकते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू? डिफ्यूजन के थ्रू। हम देखते हैं कि स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है, लगातार मूवमेंट होता रहता है हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ। अगर कहीं पर लो कंसेंट्रेशन है तो वहां पर हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता रहता है सब्सटेंसेस का। ऐसा कुछ सेल्स में भी होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो सेल्यूलर वेस्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए हमें उसे निकालना पड़ता है बॉडी से। तो जब कभी कभी क्या होता है कि वो सेल के अंदर बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो सेल का जो बाहर का एनवायरनमेंट होता है, बाहर के एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड कम है और अंदर ज्यादा है, तो जब इसमें डिफरेंस हो गया कंसेंट्रेशन का कार्बन डाइऑक्साइड के सेल के अंदर सेल के बाहर, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, क्योंकि सेल के अंदर ज्यादा हो गई है तो वो बाहर चली जाएगी। कहाँ से? फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन, क्योंकि सेल के अंदर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो हाई रीजन है, और सेल के बाहर कम कम कार्बन डाइऑक्साइड है तो बाहर लो कंसेंट्रेशन है, तो रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन वो मूव करेगी। किस प्रोसेस के थ्रू? डिफ्यूजन के थ्रू। ऐसे ही ऑक्सीजन में होता है। ऑक्सीजन भी जो सेल के अंदर मूव करती है, एंटर करती है, डिफ्यूजन के थ्रू होती है। क्योंकि कब होती है? जब कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, जब सेल का अंदर का जो कंसंट्रेशन होता है वो कम हो जाता है। तो इस जब डिफ्यूजन क्या होता है, ये गैसेस एक्सचेंज में सेल्स के बीच में और सेल्स के बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में जो गैसेस एक्सचेंज होता है उसमें डिफ्यूजन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो वाटर जो है वो वाटर क्या ओबे करता है? लॉ ऑफ डिफ्यूजन। जब मूवमेंट होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का, किसके थ्रू? सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो उसको बोलते हैं हम ऑस्मोसिस। जब वाटर की बात आ जाए तो ऑस्मोसिस होता है, लेकिन वाटर के अलावा और कोई सब्सटेंस हो गया तो हम डिफ्यूजन बोलते हैं। द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो मूवमेंट होता है वाटर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस,
ये इस पे भी अफेक्ट करता है कि अमाउंट कितना मतलब जो सब्सटेंस है वाटर के अंदर कितना डिजोल्व है। तो जो ऑस्मोसिस होता है, जब पानी का पैसेज होता है कहाँ से, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ और थ्रू अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। वो भी कब तक, जबकि इक्विलिब्रियम ना पहुंच जाए, मतलब कि सेम अमाउंट पे दोनों ना हो जाए। इसका एग्जाम्पल क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट, जब प्लांट की रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, तो इसको, ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये ऑस्मोसिस एग्जाम्पल है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है कि अगर हम एनिमल सेल और प्लांट सेल को सॉल्यूशन में डाल देंगे, शुगर और सॉल्ट को अगर हमने पानी में डाल दिया और उसके अंदर हम एक एनिमल सेल को या प्लांट सेल को डालेंगे, तो क्या होगा। तो तीन चीज हो सकती है। अगर जो मीडियम है जिसके अंदर में सेल डाली है, उसके मतलब वहां पर ज्यादा वाटर कंसंट्रेशन है सेल के कंपैरिजन में, कहने का मतलब यह है कि जो बाहर का सॉल्यूशन है वो ज्यादा पानी वाला है, डाइल्यूट ज्यादा है। जब बाहर ज्यादा पानी है तो सेल क्या करेगी, पानी को गेन कर लेगी ऑस्मोसिस के थ्रू, तो इसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्री होते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के, मतलब सेल मेम्ब्रेन के बाहर और अंदर दोनों तरफ मूव कर सकते हैं जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जब ज्यादा पानी, तो बाहर ज्यादा है तो इसलिए पानी अंदर सेल के अंदर ज्यादा आएगा एज कम्पेयर टू बाहर जाएगा, वो ज्यादा अंदर आएगा। जब पानी ज्यादा अंदर आएगा तो उससे क्या होगा कि वाटर सेल के अंदर घुस जाएगा, और घुस जाएगा तो सेल क्या हो जाएगा, सेल स्वेल हो जाएगी। और अगर सेकंड कंडीशन में क्या हो सकता है कि अगर जो मीडियम है जिसके अंदर सेल को रखा गया है सेम वाटर कंसंट्रेशन है, जो सेल के अंदर है वही बाहर है, तो कोई मूवमेंट नहीं होगा, ना तो पानी अंदर आएगा ना पानी अंदर जाएगा, बाहर जाएगा। तो इस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। क्योंकि जो वाटर है वो दोनों मतलब सेल मेम्ब्रेन में क्रॉस करेगा दोनों डायरेक्शन में, लेकिन जितना अमाउंट बाहर जाएगा उतना अमाउंट अंदर आएगा, मतलब कोई चेंज तो हुआ नहीं, इसलिए कोई भी ओवरऑल मूवमेंट नहीं हुआ वाटर का। तो जो सेल है वो सेम साइज की रहेगी। अगर जो मीडियम है, मीडियम में लोअर कंसेंट्रेशन है वाटर का, मतलब सेल के अंदर ज्यादा पानी भरा हुआ है, बाहर कम पानी है। तो जब सेल के अंदर पानी भरा हुआ है तो मतलब सेल बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट हो गई और बाहर क्या कंसंट्रेटेड है। तो जब बाहर कंसंट्रेटेड है, सेल के अंदर ज्यादा पानी भरा हुआ है, तो सेल क्या करेगी, पानी को लूज करेगी, किस प्रोसेस के थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू। तो सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। जो वाटर है इसमें क्या करती है कि दोनों डायरेक्शन में क्रॉस करती है, लेकिन इस टाइम पे क्या होगा कि ज्यादा पानी निकलेगा एज कम्पेयर टू घुसेगा। तो ज्यादा पानी निकल जाएगा तो सेल क्या करेगी, सेल श्रिंक कर जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ऑस्मोसिस एक स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन है, कि ऑस्मोसिस एक डिफ्यूजन ही है थ्रू अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। तो हम कैसे याद कर सकते हैं ऑस्मोसिस को, जैसे ही हमें याद करना है कि स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन है, तो हम ओ डी से याद कर सकते हैं, ओ से ऑस्मोसिस, डी से डिफ्यूजन। अब ऑस्मोसिस अगर एग के साथ करें तो क्या किया कि एग के शेल को रिमूव कर दिया। कैसे रिमूव किया, उसको डिसॉल्व करके किसके अंदर, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डिसॉल्व करके उसके शेल को रिमूव कर दिया। तो जो शेल होती है, पता हो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है मोस्टली। तो उसके बाद क्या है कि जब उसके शेल को रिमूव कर दिया तो पतली सी लेयर एग के चारों तरफ है। तो उस एग को हमने पानी में डाला, प्योर पानी में डाला, उसके बाद उसको ऑब्जर्व किया 5 मिनट के बाद। तो एग क्या किया, एग स्वेल हो गया, क्योंकि वाटर उसके अंदर घुस गया, किस प्रोसेस के थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू। ऐसे ही फिर हमने क्या किया, एक डीशेल्ड एग लिया, मतलब जिसके अंदर शेल नहीं थी, वो भी कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल दिया उसको। उसके बाद हमने उसको ऑब्जर्व किया 5 मिनट्स के बाद, तो फिर जो एग है वो श्रिंक हो गया, सिकुड़ गया। क्यों, क्योंकि जो वाटर था वो बाहर चला गया, क्योंकि जो सॉल्ट सॉल्यूशन है वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। तो हम ऐसी एक्टिविटी किसके कर सकते हैं, ड्राइड रेजिन के साथ और एप्रिकॉट के साथ भी कर सकते हैं। हमने क्या किया, जो ड्राइड रेजिन और एप्रिकॉट्स को प्लेन वाटर में डाला, उसके बाद उसको ऑब्जर्व मतलब थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। देन उसको हमने कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में डाला, किसके कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में, शुगर और सॉल्ट के। तो फिर हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने किया देखा कि दोनों ने पानी को गेन कर लिया और स्वेल हो गए दोनों दोनों, क्योंकि पानी के अंदर डाल दिया तो ऑस्मोसिस के थ्रू वो उनके अंदर घुस गया पानी, मतलब कि वो स्वेल हो गए। और जब उनको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में डालेंगे तो पानी को लूज करेंगे, और पानी लूज हो गया तो वो श्रिंक हो जाएगा। अब जो यूनिसेल्युलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं और जो मोस्टली प्लांट सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, पानी को गेन करते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू। तो जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है, प्लांट रूट्स जो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को, वो किसका एग्जाम्पल है, वो ऑस्मोसिस का ही एग्जाम्पल है। अब जो डिफ्यूजन होता है वो किस में इंपॉर्टेंट होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर में डिफ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसके अलावा ये सेल क्या करते हैं, एनवायरमेंट से न्यूट्रिशन को भी ऑब्टेन करती है। तो जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेल के अंदर जाते हैं, बाहर जाते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू, ट्रांसपोर्ट होता है, जिसमें कि एनर्जी की भी नीड होती है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, किसके बना होता है, कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, किससे बना होता है वो, लिपिड्स एंड प्रोटीन से बना होता है।
तो इसलिए हम जो स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कैसे देख सकते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ही हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है सेल मेम्ब्रेन की वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो सेल जो है वो फूड को एंगल्फ कर सकती है, मतलब निगल सकती है, और बाकी जो मटेरियल होते हैं उनको भी अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। तो जो अमीबा होता है, अमीबा भी एंडोसाइटोसिस के थ्रू अपने फूड को एक्वायर करता है। अब सेल वॉल क्या होती है? प्लांट सेल जो होती है उसके बाद उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ एक दूसरी कवरिंग भी होती है, सेल वॉल। अब सेल वॉल प्लांट्स में तो होती है लेकिन सेल वॉल एनिमल्स में नहीं होती है। एनिमल्स में ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो सेल वॉल जो है वो कहाँ पाई जाती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर साइड में पाई जाती है। तो जो प्लांट की सेल वॉल है वो किससे बनी होती है? मेनली सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है और इसका काम क्या होता है? ये प्लांट को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। जब एक लिविंग प्लांट सेल है वो पानी को लूज करती है ऑस्मोसिस के थ्रू, तो क्या होता है? श्रिंकेज होता है, कॉन्ट्रेक्शन होता है। किसका? जो कि सेल के अंदर जो भी सामान है मतलब जो भी चीज जो भी दे रखा है, सेल ऑर्गेनेल्स है, उनका क्या होता है? कॉन्ट्रेक्शन हो जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। ऐसा देखा जाता है कि सिर्फ लिविंग सेल, डेड सेल नहीं, सिर्फ लिविंग सेल ही पानी को एब्जॉर्ब कर सकती है ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू। तो जो सेल वॉल है वो परमिट करती है सेल्स ऑफ प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बर्स्टिंग। जो सेल वॉल है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि जो प्लांट्स के, फंजाई के, बैक्टीरिया की जो सेल्स होती है कि वो बहुत ही ज्यादा एक्सटर्नल मीडिया में बहुत ज्यादा अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन है मतलब बहुत ही डाइल्यूट है, तभी वो वहां पर आराम से रह सकते हैं बिना बर्स्ट किए, सेल वॉल की वजह से। इन सच मीडिया द सेल्स टेंड टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस। इन ऐसे मीडिया में क्या होता है कि जो सेल्स होती हैं वो पानी को अंदर ले लेती है ऑस्मोसिस के थ्रू, सेल स्वेल हो जाती है और क्या करती है? जो सेल वॉल है उसके थ्रू उसकी तरफ मतलब प्रेशर को बिल्ड करती है। जो वॉल होती है वो एग्जिट करती है इक्वल प्रेशर, जो स्वोलन सेल है उसके तरफ चारों तरफ इक्वल प्रेशर को एग्जिट करती है। इस वॉल की वजह से ही जो सेल्स होती है वो बहुत ज्यादा चेंजेस अगर आ रहे हैं सराउंडिंग में फिर भी वो अच्छे से सर्वाइव कर सकती है एज कम्पेयर टू एनिमल सेल, बिकॉज एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल एट प्रेजेंट नहीं होती है। अब मैंने आपको बताया था कि सेफ्रोनिन सॉल्यूशन का हमने यूज किया था जब हमने अनियन को स्टेन किया था, लेकिन अगर हम सेल को वो कर रहे हैं, स्टेन कर रहे हैं, तो हम आयोडीन सॉल्यूशन का भी यूज कर सकते हैं, सेफ्रोनिन सॉल्यूशन का भी यूज कर सकते हैं, मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन का भी यूज कर सकते हैं सेल्स को स्टेन करने के लिए। अब न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस एक डार्कली कलर्ड स्फेरिकल, मतलब एक डार्कली कलर्ड होता है, स्फेरिकल शेप में भी हो सकता है, ओवल में भी हो सकता है, और डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है। कहाँ पर होता है? सेंटर ऑफ ईच सेल, मतलब हर एक सेल के सेंटर में होता है। इसको क्या बोलते हैं? हम न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस में डबल लेयर कवरिंग होती है, मतलब 2 लेयर की होती है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होता है? पोर्स होते हैं। पोर्स किस लिए होते हैं? ताकि ये ट्रांसफर, जैसे मटेरियल का ट्रांसफर होना है, सेल न्यूक्लियस के अंदर कुछ मटेरियल आना है, न्यूक्लियस से कुछ मटेरियल को बाहर जाना है, साइटोप्लाज्म में जाना है, तो उसके लिए क्या होते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो किसके जैसे दिखाई देते हैं? रॉड शेप स्ट्रक्चर में दिखाई देते हैं। वो भी कब दिखाई देते हैं? जब सेल डिवाइड होने वाले, अगर सेल डिवाइड नहीं होने वाली है तो ये रॉड शेप स्ट्रक्चर में नहीं दिखाई देंगे। तो क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? इन्फॉर्मेशन होती है कि कैसे कैसे कैरेक्टर्स अपने पेरेंट्स से बच्चे के अंदर आएंगे, वो क्रोमोसोम के अंदर ही सब कुछ होता है। वो भी किसके फॉर्म में होता है? डीएनए के फॉर्म में। डीएनए के फॉर्म में क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अब क्रोमोसोम्स किस किस से मिलकर बने होते हैं? क्रोमोसोम मिलकर बने होते हैं डीएनए प्रोटीन से। डीएनए जो मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर इन्फॉर्मेशन होती है कि जो सेल है वो कैसे कंस्ट्रक्ट होगी, कैसे कैसे ऑर्गेनाइज होगी, सब डीएनए के अंदर होता है। और जो डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जीन्स। अगर कोई सेल है वो डिवाइड नहीं कर रही है तो जो डीएनए है वो कैसे दिखाई देगा? क्रोमैटिक मटेरियल की तरह दिखाई देगा। और क्रोमैटिक मटेरियल कैसे दिखाई देता है? क्रोमैटिक मटेरियल होता है एक मतलब उलझा हुआ मास होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जैसे कि उलझी हुई थ्रेड लाइक होता है, इस टाइप से। जब सेल डिवाइड होने वाली होती है जो क्रोमैटिक मटेरियल होता है वो क्रोमोसोम की तरह ऑर्गेनाइज हो जाता है, वो भी कब? जब सेल डिवाइड होने वाली होती है। न्यूक्लियस का रोल क्या होता है कि वो सेल्यूलर रिप्रोडक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये क्या होता है? जब एक सिंगल सेल होती है वो डिवाइड करती है, 2 न्यू सेल्स को बनाती है, इसको क्या बोलते हैं? हम सेल्यूलर रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इसका एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि एनवायरनमेंट के साथ, कि मतलब ये सेल कैसे डेवलप करेगी और जब मैच्योर हो जाएगी तो वो क्या क्या फंक्शन करेगी, उसके अंदर क्या क्या केमिकल एक्टिविटीज होगी, ये सब भी न्यूक्लियस ही देखता है। कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया होता है, उनका जो न्यूक्लियर रीजन है वो बहुत ही पुअरली डिफाइंड होता है। क्यों पुअरली डिफाइंड होता है? क्योंकि उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। तो ऐसा अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन जिनके अंदर सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है उसको क्या बोलते हैं? हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
एब्सेंट होती है, प्रेजेंट नहीं होती, इनको बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। प्रो मतलब प्रिमिटिव और प्राइमरी मतलब पुराने, और कैरियोट मतलब कैरियन, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। और ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो यूकैरियोट्स हो गया। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर मोस्ट जितने भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिल्स होते हैं वो सब एब्सेंट होते हैं, लेकिन वो यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं। जितने भी फंक्शंस होते हैं जैसे प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उनके जो फंक्शंस है वो उन्हीं के द्वारा निभाए जाएंगे। प्रोकैरियोट्स के पास जो जो सेल ऑर्गेनल्स है, तो क्लोरोफिल जो होता है फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में वो किससे एसोसिएट होता है, वो एसोसिएट होता है मेम्ब्रेनस वेसिकल्स जो कि बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, लेकिन वो प्लास्टिड के साथ नहीं होता। जैसे कि यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, प्लास्टिड के साथ वो एसोसिएट होता है, लेकिन प्रोकैरियोट में वो प्लास्टिड के साथ एसोसिएट नहीं होता है। अब देखिए ये सेल वॉल दी हुई है इसकी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम, न्यूक्लियर, क्योंकि एक प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या कर दिया हुआ है, सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, राइबोसोम है, न्यूक्लियर है। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है, द रीजन दैट टेक्स अ वेरी लिटिल स्टेन, ऐसा रीजन जिसमें बहुत ही कम स्टेन दिखाई देता है, इसे क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। जो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लूइड कंटेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी फ्लूइड पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, स्पेशल सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, और ये हर ऑर्गेनल का अलग अलग फंक्शन होता है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है। सेल के अंदर हर ऑर्गेनल होता है उसका अलग अलग फंक्शन होता है। सेल ऑर्गेनल्स के पास में मेम्ब्रेन्स होती हैं। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि न्यूक्लियर रीजन तो डिफाइन होता नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी उसमें एब्सेंट होते हैं, किसमें, प्रोकैरियोट्स में। इसके अलावा जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी होते हैं। अब जो वायरस होते हैं, वायरस के अंदर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, तो इसलिए वो क्या करते हैं, लाइफ की करेक्टरिस्टिक को शो नहीं करते। वो कब करेक्टरिस्टिक को शो करते हैं, जब वो किसी लिविंग बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, उसके बाद लिविंग बॉडी की सेल मशीनरी को यूज करके वो मल्टीप्लाई करते हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल का साइज कितना होता है, प्रोकैरियोटिक सेल का साइज जनरली छोटा होता है 1 से 10 माइक्रोमीटर तक, और 1 माइक्रोमीटर कितना होता है, 10 के पावर -6 मीटर। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, न्यूक्लियर रीजन एब्सेंट होता है, क्रोमोसोम भी सिंगल होता है, और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स इसमें एब्सेंट होते हैं। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होता है इसका साइज जनरली लार्ज होता है 5 to 100 माइक्रोमीटर, और इसमें जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो वेल डिफाइंड होता है और सराउंड होता है किससे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। यूकैरियोटिक सेल में एक से ज्यादा क्रोमोसोम होते हैं और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी इसमें प्रेजेंट होती है। अब सेल ऑर्गेनल्स क्या होता है, हर एक सेल में मेम्ब्रेन होती है जिससे कि जो अपने अपने कंटेंट्स को एक्सटर्नल एनवायरमेंट कंटेंट से सेपरेट करके रख सके। जो लार्ज कॉम्प्लेक्स सेल्स होती है जैसे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से कोई सेल आई, उनको बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज करनी होती है। तो कुछ ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो विजिबल होते हैं किसके अंदर, ओनली विद एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ये कुछ ऑर्गेनल्स को हम देख सकते हैं। कुछ ऑर्गेनल्स के एग्जांपल जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेल्स के अंदर बहुत ही क्रूशियल फंक्शंस को प्ले करते हैं। अब सबसे पहले पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, एक लार्ज नेटवर्क होता है किसका, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स का और शीट्स का। ये कैसे दिखाई देता है, ये लॉन्ग ट्यूबुल्स के फॉर्म में, राउंड और ऑब्लॉन्ग बैग्स मतलब वेसिकल्स के फॉर्म में दिखाई देता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो स्ट्रक्चर होती है वो किसके सिमिलर होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के सिमिलर होती है। टू टाइप्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको RER बोलते हैं, और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको क्या बोलते हैं, हम SER बोलते हैं। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रफ दिखाई देता है माइक्रोस्कोप के अंदर क्योंकि इसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, इसको बोलते हैं राइबोसोम्स बोलते हैं, जो कि इसकी सरफेस से अटैच होते हैं। राइबोसोम्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं सारे एक्टिव सेल्स में, क्यों, क्योंकि राइबोसोम्स की वजह से ही प्रोटीन मैन्युफैक्चर होता है। अब वो जो मैन्युफैक्चर प्रोटीन, जब प्रोटीन बन गया है उसको हम अलग अलग जगह पे भेजते हैं जहां पर उसकी जरूरत है, किसका हेल्प करके, किसकी यूज करके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का यूज करके मैन्युफैक्चर प्रोटीन को अलग अलग जगह पे भेजा जाता है। अब जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किसमें हेल्प करती है, मैन्युफैक्चर में हेल्प करती है, किसके, फैट मॉलिक्यूल्स के, लिपिड्स के, या फिर कुछ सेल के फंक्शन है उसमें भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करती है। कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स भी हेल्प करते हैं सेल मेम्ब्रेन को बनाने में, इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। कुछ अदर प्रोटीन्स और लिपिड्स होती है जो फंक्शन करती है एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। अब हम एनिमल सेल का स्ट्रक्चर दिया हुआ जैसे कि देखिए न्यूक्लियस है बीच में, फिर इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर एनवेलप है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम नहीं है, ये गोल्जी अपैरेटस, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर की मेम्ब्रेन है, ये सेंट्रियोल हो गया, ये लाइसोसोम, ये राइबोसोम, ये माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्योंकि इसके ऊपर आपको देख सकते हैं कि राइबोसोम्स दिखाई दे रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, जो कि हमें प्रोटीन मैन्युफैक्चर में हेल्प करेंगे, और ये है साइटोप्लाज्म। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है
मतलब अलग सेल्स में अलग दिखाई देता है, लेकिन ये हमेशा एक नेटवर्क सिस्टम बनाता है। एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन ये भी है कि ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में हेल्प करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में हेल्प करता है, स्पेशली प्रोटीन्स की। कहाँ से? जो साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बाहर मतलब न्यूक्लियस में जितने भी हमें मतलब ट्रांसपोर्ट कराना मटेरियल्स का, उसमें भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारी हेल्प करता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है फंक्शन करता है तो साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क की तरह भी हेल्प फंक्शन करता है, सरफेस देता है किसके लिए? ताकि कुछ बायोकेमिकल एक्टिविटीज हो सके सेल के अंदर। जो ग्रुप ऑफ एनिमल्स होते हैं जैसे कि वर्टिब्रेट्स होते हैं, उनकी जो लीवर सेल होती है उसमें भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। किस चीज का? तब बहुत सारे पॉइजन ड्रग्स जो बॉडी में चले गए उनको डिटॉक्सिफाई करने के लिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हेल्प करता है। अब ये प्लांट सेल है, इसमें साइटोप्लाज्म हो गया, क्लोरोप्लास्ट होता है प्लांट सेल में एज यू नो, ये राइबोसोम्स है, ये माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर बाहर सेल वॉल है कि प्लांट सेल में ही सेल वॉल होती है, एनिमल्स में तो सेल वॉल नहीं होती है। एडजेसेंट सेल वॉल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर एनवेलप क्योंकि न्यूक्लियस की तरफ है तो न्यूक्लियर एनवेलप, ये गोल्गी एपरेटस, ये न्यूक्लियस जो बीच में न्यूक्लियस हो गया, ये क्लोरोप्लास्ट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स है, रफ सरफेस इसकी, ये लाइसोसोम, और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब गोल्गी एपरेटस क्या होता है? गोल्गी एपरेटस को पहली बार डिस्क्राइब किया था किसने? कैमिलो गोल्जी ने किया था। इसमें क्या होता है? सिस्टम होता है किसका? मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स का या फ्लैटेंड सेक्स को, जो अरेंज होते हैं कैसे? पैरेलल, मतलब स्टैक्स में होते हैं, ऐसे ऐसे स्टैक्स में ही प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो मेम्ब्रेन्स होती है इनका कनेक्शन होता है किसके साथ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कनेक्शन होता है, ताकि ये क्या बना सके? एक और पोर्शन बना सके, कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम का पोर्शन बना सके, इसलिए इनका कनेक्शन होता है मेम्ब्रेन। किसके मेम्ब्रेन के साथ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन के साथ। जो मटेरियल सिंथेसाइज होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, उसको पैक किया जाता है, डिस्पैच किया जाता है, कहाँ पर? इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, किसके थ्रू? गोल्जी एपरेटस के थ्रू। इसका फंक्शन क्या है गोल्जी एपरेटस का? स्टोरेज में, मॉडिफिकेशन में और पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स में। वेसिकल्स में कैसे कैसे पैकेजिंग होगी, ये वेसिकल्स अलग है। कुछ केस में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स शुगर भी सेम सिंपल शुगर से बनती है, किसके अंदर? गोल्जी एपरेटस के अंदर। और गोल्जी एपरेटस का एक फंक्शन और है कि लाइसोसोम्स के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। गोल्जी ने एक नर्व सेल को गोल्जी ने क्या किया था? इंडिविजुअल नर्व सेल ली थी, उसको स्ट्रेन करने के लिए रिवोल्यूशनरी मेथड दिया था। उन्होंने इस मेथड को क्या नाम दिया? ब्लैक रिएक्शन नाम दिया। इस मेथड में क्या किया उन्होंने? एक वीक सॉल्यूशन लिया, किसका? सिल्वर नाइट्रेट का, ताकि मतलब प्रोसेस जितनी भी काम है सेल्स का रेमिफिकेशन कर सके, उसकी ट्रेसिंग कर सके उसके लिए उन्होंने ये मेथड दिया था। अब लाइसोसोम्स क्या होता है? स्ट्रक्चरली देखा जाए तो लाइसोसोम्स क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स होते हैं जो किससे फिल्ड होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम से। और जो एंजाइम से कौन बनाता है? ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। लाइसोसोम्स एक वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम है सेल के अंदर, जो भी खराब चीजें हैं उसको डिस्पोज करने के लिए लाइसोसोम यूज मतलब लाइसोसोम की हेल्प लेनी पड़ती है। लाइसोसोम काम करता है, ये क्या करता है? सेल को क्लीन रखता है। बाहर से कोई फॉरेन मटेरियल आया, को डाइजेस्ट करना है, या फिर कोई भी सेल खराब हो गई है उसको डाइजेस्ट करना है, उसके लिए लाइसोसोम हेल्प करता है। जो फॉरेन मटेरियल है वो सेल के अंदर घुसा, जैसे कि बैक्टीरिया, फूड या फिर कोई पुराना ऑर्गेनेल है लाइसोसोम के अंदर, वो क्या करता है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देता है। लाइसोसोम को क्यों कर पाता है? क्योंकि लाइसोसोम के अंदर क्या होते हैं? पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो कि सारे ऑर्गेनिक मटेरियल को तोड़ सकते हैं। जब डिस्टर्बेंस होता है सेलुलर मेटाबॉलिज्म में, जैसे कि सेल डैमेज हो गई, तो लाइसोसोम क्या करता है? खुद ही भी बर्स्ट हो जाता है, और जो एंजाइम होते हैं वो खुद की सेल को डाइजेस्ट कर जाते हैं, इसलिए लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ अ सेल भी बोला जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया होता है पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन कवरिंग्स होती है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो तो पोरस होती है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होती है, अंदर की मेम्ब्रेन क्या होती है? वो डीपली फोल्डेड होती है। ये फोल्ड्स किस लिए होता है? ताकि वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर सके, ताकि एटीपी जनरेट हो सके। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी करेंसी जो होती है सेल की। जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ताकि बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज हो सके लाइफ के लिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया ही बनाता है एटीपी को। एटीपी को क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं। जो बॉडी है वो यूज करती है, एनर्जी स्टोर होती है किसके अंदर? एटीपी में, ताकि नई केमिकल कंपाउंड बन सके और बहुत सारा मैकेनिकल वर्क किया जा सके। माइटोकॉन्ड्रिया एक स्ट्रेंज ऑर्गेनेल भी है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर खुद का डीएनए भी है, खुद का राइबोसोम भी है। जब खुद का राइबोसोम है तो माइटोकॉन्ड्रिया अपनी खुद की प्रोटीन भी बना सकता है। अब प्लास्टिड्स जो होते हैं, प्लास्टिड्स ओनली प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते। प्लास्टिड्स में 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है क्रोमोप्लास्ट जो कि कलर्ड प्लास्टिड बोलते हैं जिसको, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट जिसको व्हाइट और
कलरलेस प्लास्ट बोलते हैं। और जो क्रोमोप्लास्ट होता है उसके अंदर पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है तो इसलिए इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट इंपॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, जो प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है उसके लिए क्लोरोप्लास्ट इंपॉर्टेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत सारे येलो और ऑरेंज पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल तो होता ही होता है, उसके अलावा भी बहुत सारे येलो और ऑरेंज पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट ऐसा ऑर्गेनेल होता है जिसके अंदर मटेरियल जैसे कि स्टार्च हो गया, ऑयल हो गया, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स हो गया, वो स्टोर होते हैं। जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर देखे जाते हैं क्लोरोप्लास्ट के, उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी मेम्ब्रेनस लेयर होती है जो एक मटेरियल के अंदर एम्बेडेड होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मटेरियल को स्ट्रोमा बोलते हैं। ये जो है प्लास्टिड जो है इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर तो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही रहती है, और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसके पास खुद का डीएनए भी और राइबोसोम्स भी होते हैं। और वैक्यूल्स क्या होते हैं? वैक्यूल्स होते हैं स्टोरेज सेक्स होते हैं, किसके? सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स के लिए, मतलब स्टोर करने के लिए, कुछ सॉलिड कंटेंट है कुछ लिक्विड कंटेंट है, उनको स्टोर करने के लिए वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल्स जो होते हैं स्मॉल साइज होते हैं एनिमल में, लेकिन प्लांट में वो बहुत बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं। और कुछ प्लांट सेल में क्या होता है, जो सेंट्रल वैक्यूल होता है वो सेल का 50 to 90% के अंदर सिर्फ सेल वही आता है, वैक्यूल आता है, मतलब सेल है, सेल के अंदर 50 to 90% ओनली वैक्यूल ही है। प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं पूरे पूरे सेल सेप से फुल होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रोवाइड वो टर्जिडिटी और रिजिडिटी देते हैं सेल को। कुछ सब्सटेंस होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट सेल की लाइफ में, वो स्टोर किसके अंदर होते हैं, वैक्यूल्स के अंदर स्टोर होते हैं, जिसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट मतलब क्या क्या इंक्लूड होता है, अमीनो एसिड, शुगर्स और बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स और कुछ प्रोटीन्स जो कि वैक्यूल्स के अंदर स्टोर होते हैं। कुछ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा जो होता है उसके अंदर फूड वैक्यूल्स होते हैं, उसके अंदर फूड आइटम्स जो कि अमीबा ने खाए, अमीबा ने कुछ खाया तो फूड वैक्यूल के अंदर स्टोर होंगे। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि उसमें अंदर स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स होते हैं जो किस में हेल्प करते हैं, अगर एक्सेस वाटर बॉडी में आ गया तो उसको बाहर निकालने के लिए, कुछ सेल में कुछ वेस्ट उसको बाहर निकालने के लिए भी स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स होते हैं कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। Each cell thus acquired the structure's ability to function because of the organization of membrane and organelles in specific phase. हर एक सेल जो है उस ऐसे स्ट्रक्चर और ऐसे फंक्शन करने की एबिलिटी उसको कैसे मिली, कि उसके जो मेम्ब्रेन कैसे बनी है, उसके ऑर्गेनल्स कैसे बनी है, उस वजह से मिली। तो जो सेल है कह सकते हैं बेसिक एंड फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ है, फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि सेल क्या क्या फंक्शंस को परफॉर्म कर सकती है, रेस्पिरेशन हो गया, न्यूट्रिशन को ऑब्टेन कैसे करते हैं, वेस्ट मटेरियल को कैसे क्लियर करते हैं, नए नए प्रोटीन्स को कैसे बनाते हैं, ये सभी सेल्स ही करती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये बेसिक फंक्शन यूनिट भी है लाइफ का। अब हम पढ़ेंगे सेल डिविजन। जो न्यू सेल्स है वो बनती है ऑर्गेनिज्म के अंदर जिससे कि ग्रो कर सके, पुरानी सेल्स रिप्लेस हो सके, और सेल जो पुरानी और इंजर्ड सेल्स है वो रिप्लेस हो सके, और गैमेट्स बन सके रिप्रोडक्शन के लिए। वो प्रोसेस जिसके थ्रू न्यू सेल्स बनती है उसे बोलते हैं सेल डिवीजन। तो टू टाइप्स की सेल डिवीजन होती है माइटोसिस और एक होती है मियोसिस। तो प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन की वो प्रोसेस जिसमें मोस्ट ऑफ द सेल्स जो होती है ग्रोथ के लिए डिवाइड करते हैं, वो क्या बोलते हैं, माइटोसिस बोलते हैं। इनके अंदर क्या होता है कि जो ईच सेल है, जो मदर सेल है, वो डिवाइड करती है, क्या बनाती है, आइडेंटिकल डॉटर सेल बनाती है। और डॉटर सेल के अंदर क्या होता है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे मदर सेल के होते हैं ऐसे ही सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं डॉटर सेल्स के अंदर। और ये किस में हेल्प करती है, टिश्यू की ग्रोथ में और रिपेयर में, जो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो टिश्यू है उनकी ग्रोथ में और रिपेयर में हेल्प करती है। जो स्पेसिफिक सेल्स होती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और टिश्यूज की, जो एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर, वो डिवाइड करते हैं गैमेट्स बनाने के लिए। गैमेट्स बनेंगे भी, फर्टिलाइजेशन होगा तो वो ऑफस्प्रिंग होंगे। तो इसमें क्या अलग तरीके का डिवाइड होता है जिसको बोलते हैं मियोसिस। इसके अंदर दो कंसेक्यूटिव डिवीजन होते हैं। जब सेल जो है मियोसिस के थ्रू डिवाइड करती है तो ये 4 सेल्स बनाती है, दो नहीं बनाती 4 बनाती है। और जो न्यू सेल्स बनती है उसमें ओनली हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, जैसे कि मदर में 2n है तो उसका हाफ हो जाएगा n। तो मियोसिस में क्या होता है, हाफ हो जाते हैं। अब देखो माइटोसिस की स्ट्रक्चर दी हुई है, जैसे इसमें देखिए इसमें सेम है, जैसे 1 2 3 4 है, इसमें 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4। अब मियोसिस में क्या होती है, हाफ हो जाती है, जैसे कि 4 है, इससे फिर 2 हो गई, 2 हो गई, फिर इसमें ये एक 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 हो गई, इससे 2 बन गए, इससे 2 बन गए। तो मियोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाते हैं। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, क्लास 9 का चैप्टर 5। थैंक यू सो मच।